दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू भारत मंथन अकेडमी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम जो है कवर करने वाले हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया, जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, फैमिली पे कैसे पड़ा, मतलब भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन का परिवार पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या अंतर पड़ा, इस चीज़ के बारे में कवर करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज वाले टॉपिक को यहाँ तक कवर किया था। अब हम इम्पैक्ट ऑन फैमिली को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, स्तरीकरण के ऊपर जो है बात करेंगे। इसके बाद क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल ये पूरे ही लेक्चर पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में और सारी ये प्लेलिस्ट में देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहले जानते हैं विशेष सूची में हम किन किन चीज़ों को कवर करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन फैमिली पे, हमको इस चीज़ में कवर करना है। इसका हम परिचय जानेंगे। उसके बाद जो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली है, जो पहले देखो, जो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली है वो मेनली जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। इंडिया की सोसाइटी में जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। कोई एक पुरुष प्रधान सोसाइटी समाज हमको देखने को मिलता था, जिसको हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमको इंडिया की ट्रेडिशनल फैमिली में, समाज में अभी तक देखने को मिलती थी। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट हुआ फैमिली के स्ट्रक्चर पे, फैमिली के फंक्शंस में क्या बदलाव हुए। इसके बाद जो इटर्नल फैमिली डायनेमिक्स में जो बदलाव हुए उस चीज़ के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे जो सोशियोलॉजर्स हैं उनका क्या मानना है इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, इंडियन फैमिली में क्या बदलाव हुए उस चीज़ को लेकर। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है इंडियन फैमिली में। उसके बाद इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन के फैमिली के ऊपर, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल कीवर्ड्स को कवर करेंगे। इसके बाद फाइनली इस लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। ओवरऑल यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके कोई वीकली टारगेट अभी तक कंफर्म नहीं है और आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है कि कैसे करना है, तो आप वीकली टारगेट बेस्ड पीएमपी प्रोग्राम एमपीपीएससी का ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अतिरिक्त जानकारी पा सकते हैं। इसमें होता ये है कि आपको वीकली टारगेट दिए जाते हैं। ये पूरा सिलेबस ओरिएंटेड होता है। प्री बाय क्यूज पे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान दिया जाता है और फिर उसी के आधार पर टेस्ट पेपर्स बनाए जाते हैं। स्पेशली इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी को लेकर ये प्रोग्राम बनाया गया है। पर्सनली मेंटर्स जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको पर्सनली कॉल पे गाइड करते हैं। तो आप इस दिए गए नंबर पे संपर्क करके अतिरिक्त जानकारी पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम हमारे लेक्चर पे आते हैं। इस लेक्चर में पहले तो आप इसका परिचय समझिए, इंट्रोडक्शन समझिए कि क्या बदलाव हुए इंडस्ट्रीज के कारण फैमिली के ऊपर। तो पहले क्या हुआ था, इंडस्ट्री की एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि एक ट्रांजिशन हुआ एग्रीकल्चर और हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी से मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग या बल्क मैन्युफैक्चरिंग पे हमारी समाज, हमारी सोसाइटी जो है चेंज हुई। पहले क्या हुआ करता था, इंडिया में एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और जॉइंट फैमिली में सभी लोग एक साथ रहते थे, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो सेम हुआ करती थी। मतलब एक ही खेती है, उसी में सभी लोग काम कर रहे हैं, पूरा परिवार काम कर रहा है। ठीक है। और वहीं से पूरा पैसा जो आता है और पूरा घर उसी से चलता है। और पैट्रियार्कल सोसाइटी हमको पहले देखने को मिलती थी। पैट्रियार्कल सोसाइटी माने पुरुष प्रधान सोसाइटी देखने को मिलती थी। मतलब घर का एक सुप्रीम लीडर होता था, वो मेनली पुरुष ही होता था, मेन ही होता था, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। एक कॉमन रेसिडेंस भी हमको देखने को मिलता है। एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर घर घर में रह रहे हैं, वहाँ पर कॉमन किचन है, सभी लोग साथ में खाना बनाते हैं, साथ में फिर उसको भोजन करते हैं और एक व्यक्ति के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती फैमिली की, जिसको कर्ता बोला जाता था। ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ तो मोर कॉमनली आप भी देखते आ रहे होंगे, तो ये कॉमन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और जो इंडिया की ट्रेडिशनल फैमिली है उसमें जॉइंट फैमिली थी। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम हुआ करता था, पैट्रियार्कल सोसाइटी।
देखने को मिलती थी, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी, एक कॉमन रेसिडेंस, कॉमन किचन और कॉमन प्रॉपर्टी अंडर करता। ये एक व्यक्ति है जिसके अंडर में पूरी फैमिली मैनेज होती थी, इसकी ही चलती है एक फैमिली में, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें कि एक फैमिली है उत्तर प्रदेश में, वो लोग साथ में रह रहे हैं, एक ही ज़मीन पे काम कर रहे हैं, एक ही किचन में खाना खाते हैं, बनाते हैं और खाते हैं, और जो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का वो ही करता है, उन्हीं की सारी बात पूरी फैमिली मानती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि फैमिली स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट पड़े, क्या इम्पैक्ट पड़े। तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरल, न्यूक्लियर और फंक्शनल जॉइंटेडनेस। इसका मतलब ये है कि रह तो साथ में रहे हैं, या एक स्ट्रक्चरली एक देखा जाए तो जुड़ाव है, मतलब ओवरऑल फंक्शनिंग में जुड़ाव है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि बच्चा जो है वो बैंगलोर में रह रहा है, लेकिन जब उसके घर वालों को उसकी ज़रूरत होती है तो वो घर जाता है, कुछ तीज त्योहार में वो अपने घर जाता है तो वो न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन वो जब भी फंक्शनलिज्म या जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो वो घर जाता है, ठीक है। ये है मॉडिफाइड जॉइंट फैमिली। मॉडिफाइड जॉइंट फैमिली में आपको एक देखने को मिलेगा, एक पूरा परिवार का एक घर है गांव में, कोई बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं, कोई पुणे में रह रहे हैं, कोई इंदौर में रह रहे हैं। फिर जब भी अपने घर वालों को मतलब घर वालों को उनकी ज़रूरत होती है, या कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो साथ में रहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर समझते हैं कि स्ट्रक्चरल न्यूक्लियरिटी एंड फंक्शनल जॉइंटेडनेस, इसका मतलब क्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, न्यूक्लियर हाउस होल्ड, मतलब लोग बाहर बाहर जा जाके बसने लगे जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री है, ठीक है। लेकिन वो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड है, इमोशनली और फाइनेंशियली अपने फैमिली को अब आज भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पेरेंट्स लखनऊ में रहता है लेकिन बच्चा बैंगलोर में रहता है, लेकिन जब भी उनके फैमिली वालों को वो हर महीने कुछ अमाउंट सेंड करता है, दिवाली पे उनके साथ जाता है, और वेडिंग्स पे, फैमिली वेडिंग्स में भी वो लोग साथ में होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉडिफाइड जॉइंट फैमिली की। मॉडिफाइड जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है। फैमिली मेंबर रह तो अलग रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट को भी शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको इस इमेज में बताया था कि बच्चे रहे कहीं कहीं भी रहें, लेकिन वो मॉडिफाइड जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है कि एक बच्चा दिल्ली में रह रहा है, एक पुणे में रह रहा है, एक इंदौर में रह रहा है, लेकिन उनका एक घर है जो कि उनका खानदानी मकान है गाँव में। जब भी उनको मतलब एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मान लो कोई फैमिली मेंबर को की तबीयत खराब हो गई, तो वो लोग साथ में मिलके जो है सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपने भी इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं फेस किया होगा, देखा होगा। इसका बढ़िया सा एग्ज़ाम्पल है कि 3 भाई हैं, वो दिल्ली, पुणे, इंदौर में रह रहे हैं, लेकिन उनका एक पैतृक मकान है और वहाँ पर उनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूज़ ना होइएगा, कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के कारण फैमिली स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ। ठीक है, उसके अंदर हम देख रहे हैं न्यूक्लियराइज़ेशन, मतलब अलग रहना, फैमिली से अलग रहना। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रक्चरली तो देखा जाए तो वो अलग रह रहे हैं, लेकिन फंक्शन साथ में कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा मॉडिफाइड जॉइंट फैमिली, ये पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं माइग्रेशन एंड शैडो फैमिली। ये मेनली बिहार और कई सारे जगहों पर होता है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के कारण माइग्रेट माइग्रेट कर जाते हैं, बीवी और बच्चों को घर पे छोड़ देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वापस घर चले जाते हैं। स्पेशली बिहार के जो वर्कर्स हैं वो मेनली सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उनकी वाइफ जो है वो फैमिली और बच्चों का ध्यान रखती हैं गाँव में। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल है शैडो फैमिली का। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात कर रहे हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का फैमिली के फंक्शंस में। मतलब फैमिली एज़ अ इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन कर रही, तो उसमें क्या बदलाव हुए। पहले क्या होता था कि जैसे कि ग्रुप ऑफ मेंबर रह रहे, एक घर में 25 जन रह रहे, ठीक है, वो 25 जन एक पर्टिकुलर फार्म लैंड पे काम कर रहे, ठीक है, तो उनकी आय इसी से हो रही थी और इसी से उनका घर चल रहा था। तो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको यहाँ पर एक पूरी पूरी जॉइंट फैमिली में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब इसमें बदलाव हुए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, उनके फंक्शंस में क्या चेंजेस हुए।
तो पहले क्या हो रहा था कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और यूनिट ऑफ कंजम्पशन, इनमें क्या चेंज हुए? फैमिली जो है वो साथ में प्रोड्यूस कर रही थी और उनकी इनकम भी जो है साथ में हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अलग-अलग काम कर रहे हैं, अलग-अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अलग-अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं और अलग-अलग जगह से पैसा आ रहा है। लेकिन वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फैमिली के फंक्शंस में, ठीक है? जिसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। जैसे कोई का बच्चा यूएस में रह रहा है, तो वो यूएस से इंडिया पैसा भेजता है, ठीक है? लेकिन पहले क्या होता था, पहले वो लोग साथ में काम करते थे। जैसे मान लो हैंडलूम वेविंग, कपड़े बुनने का काम है, ठीक है? लेकिन आज की डेट में सभी लोग क्या कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स अलग-अलग फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और उससे अपने घर का सामान जो है खरीदते हैं, वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है। लेकिन पहले क्या होता था, एक पर्टिकुलर फैमिली इनकम हुआ करती थी, एक पर्टिकुलर फैमिली बिजनेस से पूरी की पूरी फैमिली उस बिजनेस में काम करती थी और वहाँ से जो इनकम जनरेट होती थी उससे पूरी की पूरी फैमिली जो है उनका फैमिली का एक्सपेंस निकलता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, ठीक है? और वो अपने घर पे रेमिटेंस के माध्यम से पैसा भेजते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आपको फैमिली फंक्शंस में जो अर्निंग्स हैं उसमें कुछ बदलाव आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब सोशलाइजेशन में क्या चेंजेस हुए? सोशलाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ये, इसका मीनिंग समझिए पहले तो आप। जैसे कि पहले क्या होता था कि बच्चे जो है वो एल्डर्स से सीखा करते थे, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि जो बच्चे हैं वो मेनली उनकी जो वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिहेवियर और जो स्किल्स वो लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनने के लिए सोसाइटी में, वो मेनली हो कैसे रहा है? वो स्कूल जाके हो रहा है। पहले भी लोग स्कूल जाते थे, लेकिन एल्डर्स का बहुत बड़ा रोल होता था वैल्यूज़ को डेवलप करने में। लेकिन आज की डेट में मेनली कंप्यूटर स्किल, यूट्यूब वीडियो रादर देन ग्रैंडपेरेंट्स, ये सारे जो जगह हो गई, सोर्स हो गई सोशलाइजेशन की, सीखने की बच्चों के लिए। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एल्डरली की केयर कैसे होती है। हॉस्पिटल्स में मेनली अब आपको एल्डरली की केयर देखने को मिलेगी, जो बुजुर्ग हैं उनकी। लेकिन आज भी जो फैमिली हैं वो मेन केयर गिवर्स हैं पेरेंट्स के लिए। जो एल्डर्स हैं उनका ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में होता है, बच्चे भले बाहर सिटी में काम कर रहे हैं, वो कंसल्ट करते हैं मेडिसिन से, डॉक्टर्स से, लेकिन मेनली बच्चे ही केयर गिवर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं मेड सिलेक्शन। ये सारे बात हो रही है समाज में क्या बदलाव हुए, रहन-सहन में क्या बदलाव हुए, फैमिली में क्या बदलाव हुए, ठीक है? तो मेट सिलेक्शन, जैसे शादी के लिए कोई अपने स्पाउस को सेलेक्ट कर रहा है, तो मेनली अब लव मैरिज बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी अरेंज मैरिज जो है डोमिनेंट है सोसाइटी में। जैसे कि 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलते हैं हैदराबाद में और वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमको शादी करना है। तो ये क्या हो रहा है? ये फैमिली में बदलाव हो रहे हैं, फैमिली के फंक्शन में बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि फैमिली के फंक्शन में क्या बदलाव हुए इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के कारण। तो यहाँ पर कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन का तरीका बदल गया, ठीक है? कंज़म्पशन का तरीका बदल गया, सोशलाइज़ेशन का फैमिली में तरीका बदल गया, एल्डरली का जो केयर करने का पैटर्न था, तरीका था, उसमें कुछ बदलाव हुए, मेट सिलेक्शन में बदलाव हुए, ठीक है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फैमिली के इंटरनल डायनामिक्स और रिलेशनशिप में क्या बदलाव हुए, इस चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो जो कर्ता हुआ करता था, मतलब जो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी हुआ करती थी जॉइंट फैमिली में, जैसा मैंने आपको एक इमेज में बताया था ऊपर कि दद्दा जी बीच में बैठे हैं, सबसे एल्डरली पर्सन है और उनकी ही पूरी फैमिली में चलती है। ये वाली जो 6th नंबर पे जो इमेज है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या बदलाव हुआ? अब क्या हो रहा है कि वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिल गई है। जो यंग इंजीनियर है, बच्चा है, वो खुद 15 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो वो खुद फैमिली के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना कि उसके दादाजी या उसके पिताजी ही अकेले डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ हुई चेंज इंटरनल डायनामिक्स और रिलेशन में फैमिली के अंदर। ठीक है, वुमेन का स्टेटस चेंज हुआ, वुमेन को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मिली, जिस वजह से उनको डिसीजन मेकिंग का पावर मिला। जैसे मान लीजिए कोई वुमेन वर्कर है, वो बैंक ऑफिस में काम करती हैं, तो वो फाइनेंशियली जॉइंट फैमिली में भले रह रही हों, बच्चों को पढ़ा रही हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं, डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन अब हमको फैमिली में डुअल बर्डन देखने को मिलता है, स्पेशली वुमेन को, कि वो एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी भी कर रही हैं और अपने घर परिवार को भी संभाल रही हैं।
ठीक है। लेकिन अब हमको फैमिली में जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के कारण चेंज मिला, एक इंडिविजुअलिज़्म हमको देखने को मिलता है। मतलब मैं ही मैं हूँ करके। पर्सनल गोल, पर्सनल करियर पे ध्यान दिया जा रहा है, ना कि कलेक्टिव फैमिली इंटरेस्ट पे। पहले हमने देखा था कि जब जॉइंट फैमिली थी, तो उनका एक ही धंधा हुआ करता था, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली उस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो वो कलेक्टिवली जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के कारण जो समाज में बदलाव हुए, तो यहाँ पर कलेक्टिव गोल्स के बजाय इंडिविजुअल गोल्स, इंडिविजुअल करियर पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हो गई है सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जो यहाँ तक हमने ओवरऑल सारी बातों को कवर किया कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिलेशनशिप में, क्या इम्पैक्ट पड़ा फैमिली के फंक्शंस में, फिर इसके बाद हमने देखा उसके फैमिली के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस करे, ठीक है, और एक इंट्रोडक्शन हमने देखा। तो जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमने जो इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं, फिर जो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली थी उसके बारे में जाना, क्या इफ़ेक्ट हुआ फैमिली के स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे और डायनामिक्स पे, यहाँ तक हम अभी हमारे लेक्चर में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमको कवर करना है सोशियोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, जो सोशियोलॉजर्स हैं, उनका क्या कहना पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फैमिली में क्या बदलाव किए, उस चीज़ को लेकर सोशियोलॉजर्स का क्या कहना पड़ रहा है, इस चीज़ को अब हमको कवर करना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मेंस में लिखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो सोशियोलॉजी में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब ए एम शाह क्या कहते हैं, इन्होंने ये बताया कि जो हाउस होल्ड है और जो फैमिली है, उसको इन्होंने आर्ग्यू किया, इन्होंने ये बोला कि जो जॉइंट फैमिली सेंटिमेंट्स हैं वो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं सोसाइटी में, भले ही वो अलग-अलग रह रहे हों। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है जो लखनऊ में रह रही है, उनका बच्चा पुणे, दिल्ली, बैंगलोर में रह रहा है, लेकिन जब भी उनके फैमिली को कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिसिनल इश्यू होता है या फाइनेंशियल इश्यू होता है या कोई भी सपोर्ट करना होता है, तो बच्चे सपोर्ट करते हैं। ये बात उन्होंने बोली कि भले वो कहीं पे भी रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली, मतलब यहाँ पर उनका जो जॉइंट सेंटिमेंट आज भी है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिल्टन सिंगर क्या कहते हैं। इनका यहाँ पर ये कहना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने स्ट्रेंथन किया है बिजनेस फैमिलीज़ को। मतलब जो फैमिली के जो बिजनेस हुआ करते थे, जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री आज की डेट में एक बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, और ये जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, इन्होंने काफ़ी सारा अमाउंट खर्च किया इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक कैपिटल और एक ट्रस्ट भी मिलता है हमको। तो आप समझ सकते हो कि एक सोशियोलॉजर हैं, वो इस चीज़ को इस तरीके से देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एक ट्रस्ट भी हमको देखने को मिला है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखोगे तो गुजराती और मारवाड़ी जो बिजनेस फैमिलीज़ हैं, वो आज बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैमिली, जॉइंट फैमिली नेटवर्क में कन्वर्ट हो गई। तो आप समझ सकते हो कि इनकी क्या मतलब सोच रही होगी, कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है। इसके बाद हम देख लेते हैं आईपी देसाई, इनका क्या कहना है। इन्होंने ये बोला कि जॉइंटेडनेस, मतलब जुड़ाव आज भी है, और हमको जो जुड़ाव है वो आपसी उससे देखना चाहिए, मतलब कि कितना जुड़ाव है उससे हमको सोसाइटी को देखना चाहिए। जॉइंटेडनेस शुड बी मेजर्ड थ्रू म्यूचुअल ऑब्लिगेशन रेदर देन को रेसिडेंस। मतलब इनका सिर्फ सिंपल सी बात है, इनका ये कहना है कि भाई लोग अलग अलग भले रह रहे हैं, लेकिन उनका जो एक म्यूचुअल, जो उनका साथ में रहने की जो उनकी इच्छा है, जो उनका जुड़ाव है एक दूसरे से, आप उससे क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाली बात आपको यहाँ पर आईपी देसाई जी द्वारा, उनके द्वारा देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं एम एस घुरे क्या कहते हैं। एम एस घुरे का ये कहना है कि जो फैमिली फंक्शंस हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, वो वीकेंड नहीं हुई है जॉइंट फैमिली की आज भी। भले वो अर्बनाइजेशन हुआ है, भले अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना पड़ रहा है कि अर्बनाइजेशन के कारण जो भी जॉइंट फैमिली के जो फंक्शंस हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ या उसमें कोई कमी नहीं आई है। आज भी जो लोग बाहर रह रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ डिसीजन मेकिंग करते हैं। जो भी बड़े डिसीजन होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ लेते हैं।
ठीक है, ये वाली बात मतलब जॉइंट फैमिली को प्रेफ़रेंस दिया जाता है, ऐसा एमएस घुरे का कहना है। इसके बाद पॉलिन कोलेंडा क्या कहती हैं? फैमिलीज़ जो है वो अडॉप्ट कर रही हैं, डिसअपीयर नहीं हो रही हैं। मतलब आपको मॉडिफाइड फॉर्म देखने को मिलेंगे। इनका इनका तो बहुत ही बढ़िया सोच है। इनका ये कहना पड़ रहा है कि जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियर फैमिली पुणे में रहती है और इनके माता-पिता लखनऊ में रहते हैं। तो जब भी बच्चों की छुट्टी होती है तो ग्रैंड पेरेंट्स पुणे आ जाते हैं। तो ओवरऑल इनका ये कहना पड़ रहा है कि फैमिली अडॉप्ट कर रही हैं। तो मॉडिफाइड फैमिली बन रही है, मॉडिफाइड फॉर्म बन रहे हैं जॉइंट फैमिली के। इसी को इन्होंने एक टर्म दिया जिसका नाम था मॉडिफाइड जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो पॉलिन कोलिंडा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजर थे जिन्होंने अपनी टिप्पणी दी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण फैमिली में क्या बदलाव हुए। अब हम कुछ कंटेम्पररी ट्रेंड्स को देख लेते हैं आज की डेट के, जो अभी तक हमने कवर करके आए हैं उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी से कैसे फैमिली हमको वर्चुअल जॉइंटेडनेस देखने को मिलती है, मतलब आज की डेट में जॉइंट फैमिली कैसे वर्क कर रही हैं, हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, सबको इमोशनली कनेक्ट करके रखा है, भले लोग एक दूसरे से दूर हैं। जैसे कोई कनाडा में रह रहा है, कोई बैंगलोर में रह रहा है, कोई जयपुर में रह रहा है, लेकिन वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, और ट्रांसनेशनल फैमिलीज़ के बारे में बताया, जैसे इंडिया के बाहर कोई रह रहा है तो वो रेगुलरली अपने घर पे पैसा भेजता रहता है या बात करता रहता है। एम्प्लॉयमेंट के कारण हमको ट्रांसनेशनल फैमिली देखने को मिली, मतलब इंडिया के बाहर भी लोग रह रहे हैं। लिविंग अपार्ट टुगेदर, LAT, ये टर्म याद रखिएगा। मतलब इसका इसका स्पेसिफिक मतलब है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी से दूर रह रहा है नौकरी करने के कारण, जैसे मान लीजिए कोई आईपीएस है बेंगलुरु की और कोई उनके पति एज डिप्टी कलेक्टर हैं या आईएएस है दिल्ली के, तो वो दोनों जॉब के कारण अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो है शादी हो चुकी है और यहाँ पर लिविंग अपार्ट टुगेदर वाली फैमिली बनती है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैमिली पर। तो लोगों की इनकम बढ़ी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, इन इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ी। ठीक है, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, लोग रूरल फैमिलीज़ को यहाँ पर अलग होके अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, जॉइंट फैमिलीज़ की जगह न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं। अब उनके पक्के घर बन चुके हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेटर एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट हमको देखने को मिलता है, जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ें हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण देखने को मिलती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के उसमें आप लिख सकते हो, डॉटर्स जो हैं आजकल लड़कियां भी इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन जैसी चीज़ें कर रही हैं। कल्चरली अगर हम देखें तो एक ग्रेटर ओपननेस हमको देखने को मिलता है। एक बहुत ही मतलब जैसे मुंबई में अगर आप देखोगे तो एक मराठी फैमिली के साथ एक बिहारी फैमिली भी रह रही है, एक यूपी के फैमिली भी रह रही है, तो अलग अलग गुजराती भी वहीं रह रहे हैं। तो एक इंटर रीजनल इंटरेक्शन हमको देखने को मिलता है, एक इंटर कास्ट एक्सेप्टेंस भी हमको इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है कि कौन सी जात का कौन है, कोई ये नहीं पूछता, वहाँ पर सब अपने को काम के उससे देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैमिली पे, कि न्यूक्लियर फैमिली बनी, जनरेशन गैप हमको देखने को मिलती है, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं अब वो अकेले रह गए हैं घरों में, और बच्चे जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नेगेटिव इफेक्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैमिली पे, तो जॉब इनसिक्योरिटी हमको देखने को मिल रही है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी अब रहता है और लोनलीनेस भी आपको मेजर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में वहाँ पर देखने को मिलेगी। वर्क लाइफ इम्बैलेंस भी है। ठीक है, आईटी प्रोफेशनल बेंगलुरु में जो है दिन रात काम कर रहे होते हैं, इस तरीके की बातें हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं अभी तक आपको इस लेक्चर में बताते आया हूँ। जैसे जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, मॉडिफाइड जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है, कि जब ब्रदर्स जो हैं वो अलग रह रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि लखनऊ में घर है, पुणे, बेंगलोर और दिल्ली में बच्चे रह रहे हैं, लेकिन उनका एक गाँव में घर है। ठीक है, फंक्शनल जॉइंटेडनेस की बात करी थी कि बच्चे घर पे पैसा भेजते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस उठाते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, स्ट्रक्चरल न्यूक्लियरिटी के बारे में हमने बात करी कि रेसिडेंस सेपरेट है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, अलग-अलग जगह रह रहे हैं नौकरी करने के लिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान सोसाइटी है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी इस लेक्चर में यहाँ तक कर चुके हैं। शैडो फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हस्बैंड जो है वर्किंग में है, सिटी में है, लेकिन जो उसकी फैमिली है वो गाँव में रह रही है। ठीक है, ओवरऑल मैं इस लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ने इंडिया की जॉइंट फैमिली को ना तो डिस्ट्रॉय किया है और बस उसको ट्रांसफ़ॉर्म किया है, उसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को। यहाँ पर जो नातेदारी, रिश्तेदारी और जो माइग्रेशन है, उसका एक होलिस्टिक कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों के कारण हम एक कोएग्जिस्टेंस वे में रह रहे हैं, एक ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है सोसाइटी। इस तरीके के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि आप कंक्लूड नेगेटिव नहीं कर सकते। आपको एक न्यूट्रल रुख अपनाना पड़ेगा क्योंकि आप एक ज़िले के अधिकारी बनने वाले हैं। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी और अगर आप बाकायदा टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके इस पीएमपी प्रोग्राम की अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। ये प्रोग्राम इतना शानदार है कि इसमें मंथली पे करना होता है, लगभग 1100 रुपये के आसपास इसमें पे करना होता है। एवरी संडे आपका टेस्ट होगा, वीक में आपको टारगेट दिए जाएंगे, मेंटोर आपसे पर्सनली कनेक्ट करेंगे। आपका जो भी टारगेट है वो अगर पूरा नहीं होगा तो इस मेंटरशिप से आपको निकाल भी दिया जा सकता है। सिलेबस बेस्ड है, पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए इस पूरी पीएमपी प्रोग्राम को बनाया है, टेस्ट पेपर्स को बनाया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका हो सकता है जल्दी पेपर निकल जाए, जल्दी आप सिलेक्शन ले लो। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बने रहिए भारत मंथन अकेडमी के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये एक फ्री इनिशिएटिव है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक बेटर एजुकेशन, एक बेटर नोट्स, एक बेटर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर कर सकें। धन्यवाद।